All right, class, greetings of the day. Wishing you all a very healthy and happy life. Let's begin with today's topic. I hope you have remembered in our previous class, we have been discussing the topic organic chemistry, right? In organic chemistry, there were so many topics which we have discovered. And in the very previous class, we have studied about the homologous series. This was the topic we have just completed in our previous class, in which we have studied homologous series is something which is made up of different type of alkenes, alkene, alkyne, and so forth. But the point was we have studied that all these type of compounds like alkene, alkene, alkyne in the homologous series, this is something which is made up of a similar, a small change of CH2 unit. For example, if I'm talking about alkenes, we have studied that CH4, methane, then we are having suppose ethane, then we are having suppose propylene, then we are having butane, and many more. We keep on going. These all I would like to say compounds, these all are a part of homologous series. यानी homologous series जो है वो क्या है, जिसके अंदर एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप हो, एक ही टाइप का कंपाउंड हो, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्कीन हो, चाहे वो एल्काइन हो, but the difference should be of a single CH2 unit. The difference should be of a single CH2 unit. ये बात हमने स्टडी कर ली थी इन आवर प्रीवियस क्लास. आई होप आप लोगों को याद. ठीक है जी, चलिए ये टॉपिक हमने स्टडी कर लिया था. एल्कीन के बारे में, एल्कीन, एल्काइन सब चीजें हमने पढ़ ली थी. उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन चेन, ब्रांच एंड रिंग. देखिए बच्चे, अभी हमने आपको लास्ट क्लास में से कितना समझाया है कि हमारे जितने भी एल्केन्स हैं, जितने भी एल्काइंस हैं, जितने भी आई वुड लाइक टू से एल्कीन्स हैं, इन सब में एक बात है कि कोई भी हम फंक्शन ग्रुप उठा के ले, हमारे पास एक डिफरेंट नंबर है, एक डिफरेंट फॉर्मूला है. सपोज टॉकिंग अबाउट एल्केन, इट इज समथिंग व्हिच इज CnH2n + 2 और n मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्कीन, it is something which is made up of CnH2n. n क्या है मेरा, नंबर ऑफ कार्बन. अगर मैं बात करूं एल्काइन की, दिस इज CnH2n - 2, n मेरा क्या है, नंबर ऑफ कार्बन. ये तो हमने पढ़ लिया था. और हमने ये भी स्टडी किया था कि हमारा जो एल्कीन है और हमारा जो एल्काइन है, ये कंबाइन मिल करके हम इनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड. क्या बोलते हैं जी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड. अनसैचुरेटेड कंपाउंड यानी इनकी वैलेंसी सिंगल बॉन्ड में सेटिस्फाई नहीं हो रही है. ऐसा नहीं बोलो कि ये सेटिस्फाइड ही नहीं है, कि वैलेंसी कंप्लीट ही नहीं, बट सिंगल बॉन्ड में इज नॉट सेटिस्फाइड ना. तो इसीलिए हम इनको अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं कलेक्टिवली, जिसमें डबल बॉन्ड हो और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो. राइट, ये बात हम लोग सीख चुके थे. नाउ इसी एक पूरी सीरीज में मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाह रही हूँ. जो एल्केन्स हैं दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स. दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स. जबकि आपके जो एल्कीन्स हैं, जो आपके एल्काइंस हैं, इनको हम बोलते हैं ओलेफिन्स. कंबाइनली ओलेफिन्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. पैराफिन्स और ओलेफिन्स को हम क्यों कंसीडर कर रहे हैं, क्यों हम उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं और एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन. देखिए बच्चे, ओली जो वर्ड है इसका मतलब होता है मल्टीपल. और अगर मैं और फ्रीक्वेंटली बोलूं और प्रिसाइजली बोलूं तो ओलेफिन्स का मतलब होता है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. बट हम एल्कीन और एल्काइन को कलेक्टिवली ओलेफिन्स बोल देते हैं. यानी वो कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल bonds हैं with the carbon, with itself या another hydrogen atom, they are going to be unsaturated compound, they are going to be olefins, they are going to be alkene and alkyne.
ठीक है जी। बट आपके जो एल्केन्स हैं दे आर नोन टू बी पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या है, ये दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिएक्टिविटी। पैराफिन्स आर समथिंग, पैरा का मतलब होता है लिटिल, फिन्स मींस रिएक्टिविटी, मैं बोल सकती हूँ, यानी वो कंपाउंड्स जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। पैरा मींस बहुत लिमिटेड है, बहुत प्रिसाइज है, बहुत ही कम है। आपका जितने भी होमोलोगस सीरीज के अंदर हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स पढ़े हैं, इधर इट इज एल्केन, इधर इट इज एल्कीन और एल्काइन, हर केस में हमने ये स्टडी किया है कि इन तीनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एल्केन जो होते हैं आपके सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड जो है, उनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कम होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, which compounds are known to be paraffins and why? now मेरा क्वेश्चन ये हो सकता है, which compounds among the carbon containing compounds has the least reactivity? the answer is alkanes, they are the least reactive। जबकि अगर मैं बात करूं आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। रीजन बीइंग दैट उनके पास अनसैचुरेटेड वैलेंसीज है। जो केमिस्ट्री है, अगर मैं स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं, हर टॉपिक हर वर्ड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। आप लोगों ने सैचुरेटेड के बारे में पढ़ा, उसी के साथ हमने लिटिल रिएक्टिविटी को जोड़ा, हमने अनसैचुरेटेड को पढ़ा, इसी के अंदर मैं रिएक्टिविटी को ऐड करना चाह रही हूँ, उसको कंबाइन करना चाह रही हूँ। कैसे, वो सीखने की कोशिश कीजिए। जब इनके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, यानी इनकी वैलेंसीज अभी भी इनके पास गुंजाइश है, इनके पास स्पेस है कि वो इन डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते। वो यहाँ पे अपने और ज्यादा हाइड्रोजन एटम, कार्बन एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, कोई भी एटम यहाँ पर ऐड करके वापस से सिंगल बॉन्ड में जा सकते। लेकिन अगर मैं इन वाले कंपाउंड की बात करूं, मान लीजिए आपके पास है इथेन, तो कार्बन की वैलेंसी है 1 2 3 4, ऑलरेडी वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो क्या इस कार्बन के पास वैलेंसी है कहीं भी कि वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर सकता है? वो चीज बहुत स्टेबल है, उसको किसी भी नई चीज की जरूरत नहीं है। तो हाउ वी कैन फोर्सफुली मेक इट अनस्टेबल? हम जबरदस्ती उसको कोई नया एटम किसी नए बॉन्ड के साथ कैसे रिएक्ट करा सकते? मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एल्केन रिएक्ट ही नहीं करते, ये कोई बॉन्ड्स ही नहीं बनाते। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे, 11th क्लास 12th क्लास केमिस्ट्री, एल्कीन्स के लिए प्रॉपर चैप्टर दिया गया है द केमिस्ट्री, जिसमें आप रिएक्शंस के बारे में स्टडी करोगे, जिसमें आप रिएक्टिविटी के बारे में स्टडी करोगे। बट इन तीनों के कंपैरिजन में मुझे साफ साफ दिख रहा है, कॉमन सेंस जो है वो मेरी वो ये बोल रही है कि ये डबल बॉन्ड जो है, अगर मैं इसमें दो हाइड्रोजन एटम को जोड़ दूंगा, मान लीजिए आपके पास में CH3 डबल बॉन्ड CH2, दो और हाइड्रोजन एटम को जोड़ दूं तो वो मेरा हो जाएगा CH3 CH, यानी दिस, इसको इसमें कन्वर्ट करना इजी है। मैं इसमें नाइट्रोजन ऐड करूं तो आपका बन जाएगा, मान लीजिए CH2 CH2, इसमें मैं N2 ऐड कर दूं फॉर एग्जांपल। ये एग्जैक्टली ऐसी स्टेटमेंट नहीं है, बट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनके पास टेंडेंसी है अभी, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू पैराफिन्स, राइट? तो ये टॉपिक आपका कवर हो गया है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, होमोलोगस सीरीज हमने स्टडी कर लिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप जिसमें हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को स्टडी किया है। अब हम मूव कर रहे हैं अपने कार्बन की एक और स्पेशलिटी के बारे में, एक और प्रॉपर्टी के बारे में, व्हिच इज कार्बन कैन आल्सो मेक ब्रांचेस एंड रिंग्स। ये क्या है, क्या आप इसके बारे में सीख सकते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। आई होप बच्चे you are getting my point, whatever I'm trying to teach you. क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलो, next we are having the different property of carbon to make branch and leaf. जब मैंने आपको टॉपिक कराया था the versatile nature of carbon, जब हमने वो ऑफलाइन क्लासेस में स्टडी किया था, इन ऑफलाइन क्लासेस वी हैव स्टडीड कि हमारा जो कार्बन है उसका वर्सेटाइल नेचर है, यानी उसके पास बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो उसको दूसरे एलिमेंट से अलग बनाते हैं, या हम कार्बन का स्पेशल नेचर भी बोल सकते हैं।
उसमें हमने एक लाइन पढ़ी थी कि हमारा जो कार्बन है वो एक तो बहुत सारी लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना सकता है और स्ट्रेट और लॉन्ग बनाने के साथ साथ स्टेबल बना सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। लॉन्ग चेन तो कोई भी बना दे। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, मान लीजिए वो 3 नाइट्रोजन आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 4 नाइट्रोजन कंबाइन हो रहे हैं, 5 नाइट्रोजन कंबाइन। सल्फर की मैं बात करूं तो 16 तक जा सकती है। लेकिन क्या इतनी लॉन्ग चेन सल्फर की स्टेबल है, हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर रही है? द आंसर इज नो। कुछ टाइम के बाद इनका बॉन्ड इतना वीक है कि वो ब्रेक डाउन हो ही जाए। लेकिन हमारा जो कार्बन है वो ऐसा स्पेशल केस है कि हम उसकी कितनी भी लॉन्ग चेन को क्रिएट कर ले, वो स्टिल हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगा इन द स्टेबल फॉर्म। ठीक है जी। तो इसके अलावा हमारा जो कार्बन है इस स्ट्रेट चेन के अलावा, जिसको हमने कैटेनेशन प्रॉपर्टी का नाम भी दिया था, ये अपने आप को इस तरीके से भी अरेंज कर सकता है कि ये जो मेरे 3 कार्बन है मैं इनको इस तरीके से अरेंज, ठीक है, या फिर मैं इन कार्बन को इस तरीके से अरेंज। समझ में आ रही है बात? अभी भी हमारा जो कार्बन है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन सेम है। यहाँ पर टोटल 6 कार्बन है, यहाँ पर भी टोटल 6 कार्बन है, यहाँ पर भी टोटल 6 कार्बन है। लेकिन मैंने अपने कार्बन को उठा करके एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज कर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कार्बन की ब्रांचेस। ब्रांचेस मींस, जैसे आप लोग बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, अगर एक कोई ट्री है वो उसमें तने के अलावा डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है। सेम एज इट इज, मान लीजिए ये आपका कार्बन है, हमारी जो चेन है ये उस पेड़ का तना है, और ये जो डिफरेंट कार्बन मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं, दीज आर इट्स ब्रांचेस, राइट। है वो अभी भी कार्बन, प्रॉपर्टी उसकी अभी भी सेम रहेगी, चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हमने कार्बन का अरेंजमेंट अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया है। और ये मैं नहीं कर रही, ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, ये हम लोगों ने साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर रखी है चीज, ठीक है जी। तो एक बहुत ही जनरल सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग ब्यूटेन। My dear students, in the last class we have studied bute word is made up of 4 carbons. तो इसके अंदर टोटल 4 कार्बन, ठीक है जी। और इसके अंदर कितने होने चाहिए? एल्कीन है, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n+2, n की वैल्यू 4 है, हमारी वैल्यू क्या होगी? C4H, 2 into 4 यानी 8 plus 2 यानी C4H, ठीक है जी। C4H10 लिख लेते हैं हम तो C4H10 के केस में हमारे 4 कार्बन्स एक स्ट्रेट चेन में, एक लॉन्ग चेन में अटैच हो। बट जैसे मैंने आपको भी आइडिया दिया था कि हम अपने कार्बन्स को अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, तो हम क्या करेंगे? इन कार्बन्स को इस तरीके से अरेंज करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। व्हाट आई वाज सेइंग कि हम अपने इन कार्बन को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि मैंने इन 2 कार्बन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके एक ही कार्बन के साथ उनको अटैच कर। अगर ये देखने में सिमिलर सा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से ब्यूटीफुल तरीके से बना रही हूँ, लाइक दिस, ठीक है जी। अभी भी कितने कार्बन है? टोटल 4 कार्बन है, स्टिल 4 कार्बन है बिल्कुल। और क्या उन चारों कार्बन्स को हमने एक तरीके से एक ऑर्डर में अरेंज कर रखा है? बिल्कुल कर रखा है। अब ये तो था, मैंने सिर्फ कार्बन को अरेंज किया है, दिस इज इट्स चेन फॉर्म, branch form, and this is chain form. अब जो बाकी के 10 हाइड्रोजन हैं, हम उनको इन कार्बन्स के अंदर अरेंज कर रहे हैं, हम उनको इन कार्बन्स के अंदर फिक्स कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि कैसे हमारे कार्बन यहाँ पर, सॉरी हाइड्रोजन इस चेन के अंदर या इस ब्रांच के अंदर फिट। मान लीजिए मेरे पास 10 हाइड्रोजन है, हमारा सबसे पहला काम क्या है? हमें अपने हाइड्रोजन्स को इस तरीके से अरेंज करना है जी, ताकि हर एक कार्बन को सिंपली नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिल सके। तीन हाइड्रोजन
2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, टोटल 10 हाइड्रोजन है जी। C4H10 बन गया है, बिल्कुल। हर एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल। तो ये कौन सा है हमारा ब्यूटेन, बट इन द चेन। अब मैं इन हाइड्रोजन की बात करती हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे मेरे जो हाइड्रोजन हैं वो सिमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज नहीं होंगे। जब हम अपने चेन फॉर्म से कार्बन को ब्रांच फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सिमेट्री है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस हो जाती है, वो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के नंबर वो चेंज होते हैं। कैसे, वो देखिए। We have 3 हाइड्रोजन ओवर हियर, बिल्कुल सही बात है जी। अब मैं नेक्स्ट हाइड्रोजन की बात करती हूँ। ये जो आपका कार्बन है, मैं इस कार्बन की बात कर रही हूँ स्पेसिफिक। इस कार्बन के पास है 1, 2 और 3 बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए जी? 4। ये हमने पढ़ा हुआ है, कार्बन इज आर टेट्रावैलेंट। कार्बन के बॉन्ड 4 होते हैं, जो आपको शुरू से अब तक समझाने की कोशिश की। तो इसको अपना बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 हाइड्रोजन की जरूरत है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब हमारे पास है बाकी हाइड्रोजन। ये मैंने समझा दिया आपको, और इस कार्बन के बारे में आपको, ठीक है जी। अब हम बाकी 2 कार्बन को देख के चलते हैं। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इसके पास एक ही बॉन्ड है, तो इसको अपने बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए कितने हाइड्रोजन के साथ को अटैच करना पड़ेगा? 3 हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं हर एक कार्बन को स्पेसिफिकली उठा के चल रही हूँ। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, कार्बन 1 की, इसके अंदर टोटल 3 हाइड्रोजन है और साथ में एक कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना हुआ है, यानी 1, 2, 3 एंड 4। इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, टेट्रावैलेंट वाला काम कंप्लीट हो गया, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कार्बन जो है आपका, इसके अंदर 1, 2, 3 और 4, चारों बॉन्ड कंप्लीट है। थर्ड की तरफ चलते हैं। ये मान लीजिए आपका थर्ड कार्बन है, 1, 2, 3 और 4। मान लीजिए फोर्थ कार्बन है, 1, 2, 3 और 4। हर एक कार्बन जो है इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर टेट्रावैलेंट है। हर एक कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो, वो कंप्लीट हो, राइट। सेम एज इट इज जब मैंने चेन फॉर्म में देखा था, उस टाइम भी वो बिल्कुल ऐसे ही कंसिडर हो रहा था। नंबर ऑफ हाइड्रोजन वहां पर थे 3, 2 5, 2 7 और 3 10, यानी C4H10। यहाँ पे कितने हैं? 3, 3 6 7 8 9 10, यानी C4H, राइट। तो नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी सेम है, वो अभी भी एल्कीन है क्योंकि हर एक कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो ये जो आपका ब्यूटेन है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जिसका फंक्शनल ग्रुप सेम है, बट उनकी स्ट्रक्चर हमने अलग अलग अरेंज कर दी है, इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स। क्या बोला जाता है इनको? आइसोमर्स। तो आइसोमर्स को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं इस एग्जांपल की हेल्प से, मैं कैसे करूंगी? आइसोमर्स आर दोस कंपाउंड्स, isomers are those compounds which have same molecular formula but different structures, या फिर अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफाई में बोलूं, मैं बोलूंगी डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। आइसोमर्स, ठीक है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही बढ़िया टॉपिक, which we have studied about the isomers, their structure and their molecules, right? चलिए, तो हमने चेन के बारे में स्टडी कर लिया, हमने ब्रांच, now we are left with the rings.
आइसोमर में अगर कोई डाउट है स्टिल तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आफ्टर वी विल हैव अ डाउट सेशन आफ्टर 15 मिनट्स, बट टिल नाउ इन माय ओपिनियन आइसोमर्स टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है। आपको सिर्फ इसमें एक बात याद रखनी है कि नंबर ऑफ कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन दोनों के नंबर सेम होने चाहिए। मैंने बोला है यहाँ पे सेम मोलेकुलर फॉर्म, लेकिन हम उनको अलग अलग किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, दे आर गोइंग टू बी आइसोमर्स। और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, द प्रोसेस इज गोइंग टू बी आइसोमेरिज्म and process is called isomerism। ठीक, चलिए ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अच्छा, एक सिंपल सा पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारे आइसोमर्स हैं, जो मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में एग्जांपल रिप्रेजेंट करूंगी। If we are having the we want to draw the isomers with the number of carbon equals to 1, 2 and 3, they will not show the isomers। कैसे सीख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास है n equals to 1, आपके पास है CH4, एक ही कार्बन है जी, 4 हाइड्रोजन है जी, क्या मैं अपने दूसरे कार्बन को कहीं और अरेंज कर सकती हूँ? एक ही कार्बन खत्म हो गया। जब मैं बात करती हूँ n equals to 2, C2H8, दो ही कार्बन है। मैं इस कार्बन को पकड़ के यहाँ ले जाऊं, इस कार्बन को पकड़ के वहां ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दो ही कार्बन है। जहां से मेरा मन करे मैं वहां से कंसीडर कर सकती हूँ, लेकिन हम कभी भी इस कार्बन को दूसरे वे में अरेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर आप बोलो कि मेरा मन कर रहा है इस कार्बन को यहाँ पे, कार्बन है आपका, और मैं इस कार्बन को उठा करके यहाँ पे रखता हूँ, क्या कुछ इफेक्ट पड़ा है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। अभी भी कार्बन और कार्बन के बीच एक ही बॉन्ड है, वो अभी भी हर एक कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन है, तो अभी भी, तो ये भी जो है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी n equals to 1, n equals to 2 और n equals to 3 वाले जो कार्बन है वो आइसोमर्स शो नहीं करते, नॉट शो आइसोमर्स। ठीक है जी, और इसीलिए हमने सबसे पहले किसका एग्जांपल उठाया है? ब्यूटेन का। Why? Because butane can easily represent isomers, जिनको हमने अभी स्टडी। ठीक है जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, in your NCERT textbook page number 68, page number 68, NCERT in text question number 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी ड्रॉन फॉर पेंटेन। जैसे हमने ब्यूटेन के केस में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है दैट इन द ब्यूटेन वी हैव ओनली 2 टाइप ऑफ आइसोमर्स, जो मैंने अभी आपको समझाया था। एक चेन फॉर्म थी, स्ट्रेट चेन बन रहा है, और एक थोड़ा सा ब्रांच की। सेम एज इट इज जब आप पेंटेन को लेके चलते हो तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से परफॉर्म करना है। इन द वेरी नेक्स्ट क्लास आई विल आस्क टू यू गाइस कि आप लोगों ने पूरा करने की कोशिश की कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स बन, दैट्स योर ड्यूटी। हर एक केस में मैं सिर्फ छोटी सी हिंट दे दूंगी हूँ, चाहे आप कितने भी नंबर ऑफ आइसोमर्स बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि कार्बन को उठा के ऊपर नीचे ही रखना है, कोई बड़ा चीज नहीं है, बट आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए कि हर केस में कार्बन का बॉन्ड चेंज होना चाहिए ताकि वो एक अलग स्ट्रक्चर शो कर सके।
ठीक है जी। तो आपका काम क्या है, यू हैव टू मेक द डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब पेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 कार्बन, एन का मतलब क्या है यहाँ पे, एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड। तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। दूसरी बात, हमारे पास एल्केन का फॉर्मूला क्या है, हमें तो एक ही फॉर्मूला आता है कि CnH2+2, 5 कार्बन हम डालेंगे, H 2 into 5 10 plus 2 12। ये आपका पेंटेन का स्ट्रक्चर है, दिस इज योर फर्स्ट आइसोमर। इसको हमने किस तरीके से अरेंज करना है, दैट इज योर। बट ये ध्यान रखिए कि जब भी मैं कार्बन को कहीं और अरेंज करने की कोशिश करती हूँ वो सिमिलर ना, क्योंकि डिफरेंट स्ट्रक्चर आइसोमर का मतलब है कि उसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होनी चाहिए, वो सिमिलर हमें शो ना हो, इस बात का प्लीज ध्यान रखिए, ठीक है जी। So this was all about the isomers. Please make sure to complete this in your notebook and we will discuss the same question in the next class. Right? चलिए अब हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने की। The topic of next topic is rings. Ring हमारा रह गया है, ये बना लेंगे ना आप लोग। The last topic we have the rings. आपके जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो ब्रांच की फॉर्म बना सकते हैं, वो चेन की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, जो हमने अभी सीखा है। इन एडिशन टू दिस आवर कार्बन कंपाउंड्स कैन आल्सो कंबाइन, कार्बन कंपाउंड्स कैन आल्सो कंबाइन to make rings, combine to make rings। मतलब क्या है जिसका, इसका मतलब ये है कि हमने अपने कार्बन को इस तरीके से अरेंज किया है कि वो एक साइकिल की फॉर्म में, वो एक स्फीयर की फॉर्म में, वो एक रिंग की फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। याद कीजिए हमने ऑफलाइन क्लास में एक टॉपिक डिस्कवर किया था, द स्ट्रक्चर ऑफ एसए ना, और उसमें हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पढ़ा था कि जब हमारे एक मॉलिक्यूल सल्फर के कंबाइन होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में होते हैं। ऐसा कुछ बना था जी, राइट। तो ये हमारा एक रिंग फॉर्म है जिसमें हर एक एटम के बीच में बॉन्डिंग भी है और वो खुद को एक रिंग की फॉर्म में अरेंज भी कर रहा है। बच्चे ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, अगर मैं अपने सल्फर को हटा करके यहाँ पे लगा दूं, दिस इज नॉट अ रिंग फॉर्म, क्योंकि हर एक सल्फर के बीच में बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं है। सेम एज इट इज, जब मैं अपने कार्बन को रिंग की फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करती हूँ, मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये रहनी चाहिए कि जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में, either it is 3 4 5 10 15, the only point is each carbon atom must have a bond with the other carbon atom. There must be a complete bond formation, there must be a complete ring formation, है ना जी। जैसे रिंग फॉर्म में होता है कि हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से जुड़ा रहता है, सेम एज इट इज हर एक सल्फर या कार्बन जो है वो दूसरे पॉइंट से जुड़ा रहता है, ठीक है जी। इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स गेट हैवी, जो आपके रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं या जिसको मैं साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकती हूँ, ये दो टाइप के हैं आपके, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। सिर्फ एलिसाइक्लिक आज कवर करेंगे बिकॉज़ ऑफ द टाइम शॉर्टेज। एलिसाइक्लिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सारे के सारे कार्बन जितने भी आपके अरेंज हो रखे हैं वो एक सिंगल बॉन्ड के साथ खुद को अटैच कर सकते। जैसे हमने एल्केन्स में स्टडी किया था, हर एक कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड था। सेम एज इट इज अगर मैं साइक्लिक की बात करूंगी, एलिसाइक्लिक, मान लीजिए आपके पास है ब्यूटेन, ये है जी आपका ब्यूटेन, पहले से कार्बन को लेके चलता है, ये आपकी चेन फॉर्म हो गई।
ठीक है, ये क्या हो गया जी, ये आपकी ब्यूटेन की ब्रांच चेन। अब हम क्या कर रहे हैं, इन कार्बन्स को इस तरीके से अरेंज, यानी इस तरीके से, ये जो डॉट है ये कार्बन को रिप्रेजेंट, क्योंकि एक साइक्लिक फॉर्म में है इसीलिए हम इसको नाम देते हैं साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम देते हैं इसको हम, साइक्लोब्यूटेन, जो कि हमें एक स्क्वायर की फॉर्म में दिखता है। ठीक है, सेम एज इट इज, मान लीजिए मुझको प्रोपेन करना है कंसीडर, प्रोपेन यानी 3 कार्बन, 1 2 3 ब्रांचें उसकी वो भी नहीं, तो इसकी रिंग की फॉर्म हम कैसे करेंगे, इस तरीके से, यानी ट्रायंगल की फॉर्म। जो डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक कार्बन। ये हमारा क्या है, ये हमारा है साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि साइकिल की फॉर्म में है, साइकिल की फॉर्म में है, इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं साइक्लोप्रोपेन, राइट। सेम एज इट इज, हम ब्यूटेन के लिए हमने देख लिया, वी विल सी फॉर द पेंटेन, वी विल सी फॉर द हेक्सेन एंड मैन, right? This topic in detail we would see in our tomorrow's class along with the aromatic compounds. But आपको आई होप एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे हमारे कार्बन रिंग की फॉर्म में, साइकिल की फॉर्म में क्रिएट होते। बट ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि जब भी आप उसको नेम दोगे, जब भी आप उसको नेम स्पेसिफाई करोगे, there must be the word cyclo in front of the alkane. There must be a word cyclo, right? So this was all by my side for this class. If there is any kind of doubt, any kind of query, please let me know.